जय श्री राम। तो आज हम लोग वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र का तीसरा लेक्चर लेकर आए हैं। और इससे पहले वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र सेकंड लेक्चर में हमने आवेशों के मूलभूत गुण के बारे में पढ़ाया था, जिसमें 3 मूलभूत गुण किताब में बताया गया है। पहला है आवेशों का संरक्षण, आवेश संरक्षण के सिद्धांत। दूसरा है आवेशों का क्वांटमीकरण और तीसरा है आवेशों की योज्यता। तो ये तीनों चीज आप पढ़ सकते हैं पिछले वीडियो में, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र सेकंड बाय आचार्य में। आज हम लोग बेसिकली कूलाम के नियम के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। कूलाम का नियम क्या है, उनके बीच जो कूलाम बल है वो कूलाम बल कितना होता है, कूलाम के नियम की सीमाएं व शर्तें क्या है, महत्व क्या है, ये सब हम लोग जानेंगे। और एक आध दो प्रश्न कर लेंगे कूलाम के नियम से संबंधित। तो बेसिकली आज का जो वीडियो है तीसरा, ये कूलाम के नियम से संबंधित ही सारी चीजें होंगी। तो पढ़ते हैं। कूलाम के नियम को जानने से पहले कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं, ताकि कूलाम का नियम समझने में हमको आसानी हो। बच्चों, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, असल में अभी तक जो हमने पढ़ा है जितना भी, और जो भी पढ़ने वाले हैं कुछ 4-5 अध्याय, ये जो पूरा टॉपिक है ये वैद्युत चुंबकत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत चुंबकत्व। वैद्युत चुंबकत्व। अरे जो वैद्युत चुंबकत्व जो टॉपिक है, ये 2 हिस्सों में इसको बांटा गया है। पहला हिस्सा है स्थिर वैद्युत, स्थिर वैद्युत, और दूसरा हिस्सा है धारा विद्युत या वैद्युत। एक ही चीज है ना। विद्युत कहो या वैद्युत कहो, एक ही चीज है। तो वैद्युत चुंबकत्व को 2 हिस्से में बांटा गया है, स्थिर वैद्युत एवं धारा विद्युत। ये जो स्थिर विद्युत है, नाम से क्लियर है, स्थिर यानी रुका हुआ, रेस्ट पर यानी स्थिर, और वैद्युत यानी हो गया आपका आवेश। यानी हम लोग स्थिर वैद्युत में स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। स्थिर आवेशों का हम लोग अध्ययन करते हैं। कहा भी गया है कि भैया स्थिर वैद्युत भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। यानी आवेश स्थिर होंगे, बहेंगे नहीं। लेकिन धारा विद्युत में हम लोग क्या करते हैं? गतिमान आवेशों का अध्ययन करते हैं। गतिमान आवेशों का अध्ययन किया जाता है। यानी जब आवेश बहने लगे, इसी चीज को विद्युत धारा भी कहते हैं। विद्युत धारा यानी धारा विद्युत में हम लोग विद्युत धारा, गतिमान आवेशों का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार से वैद्युत चुंबकत्व को 2 हिस्सों में बांटा गया। तो पहला अध्याय, दूसरा अध्याय हमारा स्थिर आवेशों पर बेस्ड है, और तीसरा अध्याय से लेकर सब कुछ विद्युत धारा से संबंधित चीजें चलेंगी। स्थिर आवेश की बात करते हैं। हमने अभी तक यानी पहले लेक्चर, दूसरे लेक्चर हमने सीखा है कि 2 सजाती आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। हाँ, इसी प्रकार से अगर 2 ऋणात्मक आवेश है, यह भी तो सजाती आवेश कहलाए। 2 सजाती आवेश चाहे प्लस वाले हों अथवा माइनस वाले हों, एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। और 2 विजातीय आवेश यानी विपरीत आवेश, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं, जिसके कारण से ये एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो यहां पे क्या बोला गया है कि 2 स्थिर आवेश, अब पूरी कहानी केवल और केवल किस पर चलेगी? स्थिर आवेशों पर। कि 2 स्थिर आवेश, वो चाहे सजातीय हो अथवा विजातीय हो, एक दूसरे पर बल लगाते हैं, और इन बलों को कंबाइंड रूप से स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। स्थिर वैद्युत बल कहते हैं, ठीक है ना। तो स्थिर वैद्युत बल की अगर आपको परिभाषा देनी हो तो आप बोल सकते हो कि 2 स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले बल को
स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। अगर सजाती हुई तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, विजाती हुई तो आकर्षण बल लगेगा। बस ये है कि दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले बल को स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। ये आप नोट कर सकते हैं, स्थिर वैद्युत बल। यानी जब भी हम आवेशों के बीच लगने वाले बल की बात करेंगे तो वहां पे आपको समझ लेना क्या है, आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो, है तो बल ही ना। कौन सा बल? स्थिर वैद्युत बल। ये हो गया पहली चीज, इसको नोट कर लीजिए। अब परिभाषा मैंने कई बार कह दिया है कि दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले बल को स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। अगर सजातीय हुआ तो प्रतिकर्षण होगा, विजातीय हुआ तो आकर्षण होगा। बस ये है। अगली चीज, एक चीज और यहां पे आप लोग नोट कर लीजिए, बिंदु आवेश। आपने 11th क्लास में शायद, अरे शायद नहीं पक्का पढ़ा है बिंदु वस्तु। ये बिंदु वस्तु क्या है? बिंदु वस्तु, बिंदु वस्तु क्या है? देखिए ध्यान से, सूरज पृथ्वी से बहुत दूर है, बहुत दूर है। लेकिन देखिए हम लोग जब फोटो खिंचवाते हैं तो सूरज हमारे हाथ के अंदर इतने से में आ जाता है। ऐसा क्यों हुआ? कि जब दूरी बहुत ज्यादा होती है, जब दूरी बहुत ज्यादा होती है तो वस्तु का आकार छोटा दिखाई देने लगता है ना। इसी चीज को हम वस्तुओं को, इस कंडीशन में हम वस्तुओं को बिंदु वस्तु मान लेते हैं। कब? कि जब वस्तुओं का आकार बड़ा है। हम ये नहीं कह रहे कि वस्तु का आकार बड़ा नहीं है, इस सूरज बहुत बड़ा है, पृथ्वी बहुत बड़ा है, लेकिन इनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा बड़ा है ना। तो जब वस्तुओं का आकार की तुलना में इनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा हो जाए तो ऐसे वस्तुओं को बिंदु वस्तु मान लेते हैं। अगर आप लोग एरोप्लेन में सफर करें तो आप धरती पर इंसानों को देखिए, शायद आपको दिखेंगे भी नहीं, और दिखेंगे तो एकदम चींटी मटर की तरह दिखेंगे आपको, एकदम छोटे छोटे। तो क्या हो गया है? दूरी बहुत ज्यादा हो गई है, इस कारण से वस्तु बिंदु बराबर दिखाई देने लगता है। तो बिंदु का मतलब ये नहीं है कि ये है बिंदु वस्तु। बिंदु का मतलब ये है कि जब दूरी बहुत ज्यादा हो वस्तु के आकार की तुलना में, दूरी बहुत ज्यादा हो वस्तु के आकार की तुलना में, तो इन वस्तुओं को बिंदु वस्तु मान लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे, असल में यहां पे वस्तु नहीं, आवेश। आवेश, आवेश। तो आवेश तो ऐसे भी बिंदु ही है। आप समझ सकते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनमें आवेश है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो कण हुए। तो मान लीजिए ये है इलेक्ट्रॉन, ये है इलेक्ट्रॉन, और इनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा हो। हमने कह दिया बीच की दूरी 1 मीटर, ठीक। और इनका आकार मान लो बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम। तो जब बीच की दूरी बहुत ज्यादा हो और आकार बहुत कम हो तो इस स्थिति में आवेशों को बिंदु आवेश मान लेते हैं। क्या बोला मैंने? कि जब आवेशों का आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम हो, आवेशों का आकार नगण्य हो, ना के बराबर हो दूरी की तुलना में, तो इस स्थिति में आवेशों को बिंदु वस्तु मान लेते हैं। क्या बोला मैंने? कि जब आवेशों का आकार, आवेशों का आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में, उनके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य हो, बहुत कम हो, तो उन आवेशों को बिंदु आवेश, बिंदु आवेश कहते हैं, है ना। जो आवेशों का आकार है वो कम होता है दूरी की तुलना में, दूरी बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसे आवेशों को बिंदु आवेश मान लिया जाता है, कह दिया जाता है। बस हो गया। अब कंबाइंड करते हैं। अब आएगा आपका कूलाम का नियम, इसको आप लोग लिख सकते हैं। अब आएगा कूलाम का नियम, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक, अब हेडिंग डालिए कूलाम का नियम। कूलाम का नियम।
कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, इसे कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। कभी कभार इसी नाम से आ जाता है कि कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम लिखिए। तो कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी इसे कहते हैं। तो किसी भी नाम से आए बात एक ही है, अथवा। ठीक है। अब कूलाम का जो नियम है वह 1785 में फ्रांस के भौतिक शास्त्री थे सी ए कूलाम, फुल फॉर्म है चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम। इन्होंने दो बिंदु आवेशों के मध्य बल लगता है, आकर्षण का प्रतिकर्षण का, जिसे हम स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। तो दो बिंदु आवेशों के मध्य क्या होता है, दो बिंदु आवेश, मैंने एक आवेश को कह दिया Q1, दूसरे आवेश को मैंने कह दिया Q2। तो दो आवेशों के मध्य अगर सजाती है तो प्रतिकर्षण और विजाती है तो आकर्षण, यानी स्थिर वैद्युत बल लगता है। तो इन्होंने किया क्या है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य कितना बल लगता है, उस बल का परिमाण ज्ञात करने के लिए कई प्रयोग किया, ढेर सारे प्रयोग किए, और उन प्रयोगों के आधार पर एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इसे कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। क्या बोला गया है कि भैया दो बिंदु आवेशों के मध्य बल तो लगता है, कितना लगता है इसके बारे में बताया था कूलाम ने। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया कूलाम का नियम किस चीज के लिए है, तो बता देना दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल का परिमाण ज्ञात करने के लिए है कूलाम का नियम। ठीक है। तो ये दोनों हो गए स्थिर बिंदु आवेश Q1 Q2, और इनके बीच की दूरी को मैंने कह दिया R, कुछ दूरी पर ये रखे हुए हैं। तो कूलाम साहब कहते हैं, इनका नियम ध्यान से, कूलाम साहब कहते हैं कि भैया दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल का परिमाण, है ना, ये वही बल है, स्थिर वैद्युत बल है। अच्छे से कूलाम बल भी कहते हैं, ध्यान रखना ना, स्थिर वैद्युत बल को कूलाम बल भी कहते हैं। तो क्या बोला है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल का परिमाण, जो भी ये बल है इसका परिमाण इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के, ध्यान रखिएगा, वर्ग के, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब तुमको पता भी है कि बल एक सदिश राशि है, तो इसकी दिशा भी होगी। तो दिशा के बारे में बताया कि इस बल की दिशा तथा इस बल की दिशा
दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। जो इस बल की दिशा होती है, इस बल की जो दिशा होती है, इस बल की दिशा होती है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ये आखिरी लाइन समझाएंगे, धीमे धीमे समझ आ जाएगा आपको। हाँ, तो यही है कूलाम का नियम। क्या बोला कूलाम ने कि दोनों दो स्थिर बिंदु आवेशों, ये स्थिर है, रुके हुए हैं, और बिंदु आवेश है, बीच दूरी ज्यादा है, तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल का परिमाण इन दोनों बिंदु आवेशों के परिमाण के गुणनफल, ये दोनों आवेश के परिमाण का गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा ये जो बल लग रहा है यह इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। भाई दूरी बढ़ेगी तो बल का मान कम होगा, दूरी कम होगी तो बल का मान बढ़ेगा, ये बोला ना, दूरी ज्यादा तो बल कम, ये बोला गया। अब कंबाइंड करते हैं इसको, तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे R स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहां से प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक्चुअली में आ जाएगा F बराबर स्मॉल के, ध्यान रखिएगा ये कैपिटल के नहीं है, स्मॉल के है, कैपिटल के भी आएगा उसका कुछ अलग मतलब है, स्मॉल के है ये, के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये है कूलाम का नियम अधूरा, ये है कूलाम के नियम। कूलाम ने यही कहा है कि भैया दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल का परिमाण दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और इन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान रखना ये स्थिर बिंदु आवेश है। ठीक है, हमने इसको कंबाइंड कर दिया, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, प्रोपोर्शनल हट गया तो यहाँ पे एक आनुपातिक नियतांक आ गया है। यहाँ पे जो K है स्मॉल के, एक क्या है आनुपातिक नियतांक, आनुपातिक नियतांक है, आनुपातिक नियतांक है जिसका मान ये K का मान, जिसका मान स्मॉल K का मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। हाँ, ये बात सही है, ध्यान रखिएगा, स्मॉल के का मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी ये जो दोनों बिंदु आवेश किस माध्यम में रखे हैं, मुक्त आकाश में रखे हैं यानी वायु अथवा निर्वात में, या पानी में रखे हैं, या कांच में रखे हैं, या हमारी खोपड़ी में रखे हैं, ये माध्यम कहलाता है। पानी हो गया माध्यम, वायु हो गया माध्यम, कांच हो गया माध्यम। तो किन माध्यम पर है, उस माध्यम का भी असर पड़ता है बल पर, है ना। माध्यम बदलेगा तो K का मान बदलेगा, देखो ना, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है K, तो माध्यम बदलेगा तो K बदलेगा, K बदलेगा तो उनके बीच लगने वाला बल बदलेगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन है, ध्यान से परीक्षा की दृष्टि से बता रहे हैं आपको स्पष्ट तरीके से कैसे आपको परीक्षा में लिखना है। परीक्षा में आपको यहाँ तक लिखना ही लिखना है, कूलाम का नियम आएगा तो। पहला कंडीशन है कि मान लो माध्यम है मुक्त आकाश, कि मुक्त आकाश है, मुक्त आकाश, मुक्त आकाश मतलब होता है वायु अथवा निर्वात, दोनों को एक ही प्रकार मान लिया गया, एक ही नहीं होते बट मान लिया गया है कि दोनों में, इन दोनों कंडीशन में बल का मान लगभग सेम होगा। ठीक है, मुक्त आकाश कहते हैं, तो मुक्त आकाश हम कहेंगे तो आपको वायु अथवा निर्वात ही समझना है कि मान लो दोनों बिंदु आवेश वायु अथवा निर्वात में रखे हैं, ब्रह्मांड यानी अंतरिक्ष में रखे हैं या वायु में रखे हुए हैं, तब इनके बीच कैसा बल लगेगा इसकी बात अब कर रहे हैं।
ठीक है। तो अगर मुक्त आकाश में रखे हैं तो ये जो k है, ये जो k है, स्मॉल k है, इसका मान हो जाता है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखना, यह मान केवल और केवल किसके लिए है? जब दोनों स्थिर बिंदु आवेश मुक्त आकाश में यानी वायु अथवा निर्वात में रखे हो, तब के लिए है ये। अच्छा, k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी होता है और संख्यात्मक मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। ये पूरा कांस्टेंट मान है। इस कांस्टेंट मान का मान ये होता है, आप निकाल सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। 4 का मान 4 होता है, पाई का मान 3.14 होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान भी होता है कुछ 8.853 × 10⁻³ कुछ होता है, बताया जाएगा आपको। तो इन सब का मान एक्चुअली में ये होता है, ठीक है। तो ये मुक्त आकाश की कहानी है। अच्छा, समीकरण 1 के पास आओ। समीकरण 1 से ये जो बल हो जाएगा F, k की जगह आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या है Q1 Q2/r²। ये है कूलाम का नियम। ये है कूलाम का नियम कब? जब दो बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेश वायु अथवा निर्वात में रखे हो यानी मुक्त आकाश में रखे हो, तब के लिए है ये कूलाम का नियम। तो परीक्षा में जब आपका आएगा तो आपको यही लिखना है, ठीक है। वायु अथवा निर्वात में जब मुक्त आकाश में दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले कूलाम का नियम लिखिए। ये है कूलाम बल को व्युत्पन्न कीजिए, ये है मुक्त आकाश के लिए, ठीक है। अच्छा, इसमें एक प्रश्न और आता है कि कूलाम का नियम लिखिए और बल की गणना कीजिए और कूलाम के नियम की सहायता से एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए, ये भी आता है प्रश्न, ठीक। तो पहले इसको और पूरा कर लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? F बराबर इस पूरे का मान क्या होता है? ये भी होता है 9 × 10⁹ इस पूरे का मान ये होता है। और फिर क्या आ गया आपका Q1 Q2/r²। यह भी आप लिख सकते हैं कूलाम के नियम में, समीकरण नंबर 3। फिर मैंने अभी ये बताया है कि भाई कूलाम का नियम आप व्युत्पन्न कीजिए, हमने व्युत्पन्न कर दिया है, और इसकी सहायता से एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए, यह भी आता है। तब इसकी सहायता से हम लोग एकांक आवेश को परिभाषित करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में ये आया है, आता है। एकांक आवेश की परिभाषा किसकी मदद से? कूलाम के नियम की मदद से। तो आप कूलाम का नियम पूरा ये लिखना है, ये लिखना है, फिर ये, इसके बाद ये। तो इसके लिए आपको कुछ मानना पड़ेगा, कुछ चीजें आपको माननी पड़ेगी। तो जैसा भी हमने कहा भैया, कूलाम का नियम जो हमने लगाया है अभी कहाँ के लिए लगाया है? दो स्थिर बिंदु आवेश आपका हो गया, ये आपका हो गया Q1, ये आपका होगा Q2, और दोनों r दूरी पर स्थित हैं, ठीक है। मान लो कुछ टाइम के लिए, मान लो दोनों सजातीय आवेश हैं तो प्रतिकर्षण होगा, और अगर आपने विजातीय लिया तो आकर्षण होगा, बस हो गया। प्रकृति बदलेगी, बस स्थिर वैद्युत बल लगेगा, ठीक है। दोनों सजातीय आवेश है और मान लीजिए कि इन दोनों का परिमाण समान है। मैंने Q1 को भी Q कह दिया, Q2 को भी Q कह दिया। क्यों? क्योंकि मैंने दोनों का परिमाण समान कर दिया। मान लो यह भी 1 कूलाम आवेश है और यह भी 1 कूलाम आवेश है, दोनों समान परिमाण के हो गए और सजातीय आवेश हो गए। मैंने क्या किया, पहला कंडीशन मैंने क्या लिया कि भैया Q1 और Q2 दोनों का मान समान है। कितना है? Q है। मैंने क्या ले लिया यहां पे? दो समान परिमाण, समान, ये दोनों का परिमाण मैंने समान कर दिया। तो दो समान परिमाण का सजातीय आवेश ले लिए है, सजातीय आवेश ले लिया मैंने। आप विजातीय भी ले सकते हैं, बस विजातीय में आकर्षण आपको लिखना पड़ेगा, सजातीय में प्रतिकर्षण। तो मैंने समान आवेश के, समान परिमाण के दो सजातीय आवेश ले लिए हैं। और मान लो ये जो r है यानी दोनों आवेश की बीच की दूरी है, मैंने 1 मीटर कर दिया है। 1 मीटर, 1 मीटर को फिजिक्स में एकांक भी कह सकते हैं, एकांक दूरी पर स्थित है ना। दोनों आवेश एक दूसरे से एकांक दूरी पर स्थित है। तो मैंने यहाँ पे r को कर दिया है एकांक,
आप 1 मीटर भी लिख सकते हैं, 100% सही है, चलेगा, दौड़ेगा। एकांक भी कह सकते हैं या 1 मीटर भी कह सकते हैं। और ये आवेश कहां रखे हैं? मुक्त आकाश में, वायु अथवा निर्वात में। पूरी कंडीशन किसके लिए है? मुक्त आकाश के लिए है, यानी वायु अथवा निर्वात में ये बिंदु आवेश रखे हुए हैं, तब के लिए पूरी कहानी, तभी के लिए सिर्फ। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, समीकरण 3 के पास जाइए थोड़ा। समीकरण 3 के पास जाते हैं। क्या समीकरण 3? ये है। अच्छा, एक चीज और मानना पड़ेगा, सॉरी, एक चीज और मानना पड़ेगा। देखो ध्यान से, हमने क्या लिया? दो समान परिमाण के सजातीय आवेश लिए, अब दोनों के बीच की दूरी को मैंने एकांक या 1 मीटर कह दिया। और मान लो दोनों एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। उस बल का मान मैंने मान लिया कितना है? 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन का है। यानी दोनों एक दूसरे पर 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन का बल आरोपित कर रहे हैं, यानी प्रतिकर्षित कर रहे हैं। मान लो। तब समीकरण 3 से क्या हो जाएगा? समीकरण 3 से क्या हो जाएगा? 3 में मान रखो, f का मान मैंने क्या माना है? 9 गुणे 10 की घात 9। फिर क्या है? 9 गुणे 10 की घात 9 ये। फिर क्या है? Q1 को मैंने क्या कह दिया है भैया? Q है। Q2 को मैंने क्या कह दिया? Q है। R को मैंने क्या कह दिया? 1, ये का स्क्वायर है। क्या होगा? ये और ये कट जाएंगे भाई, यहां पे आएगा, भाग हो जाएगा। यहां पे क्या बचा आपका? केवल Q स्क्वायर बराबर क्या आ गया? यहां पे 1 पे स्क्वायर 1, यहां पे भी 1 आया। अच्छा, स्क्वायर वहां पे ले जाएंगे तो यहां पे अंडर रूट 1 आ जाएगा, यानी Q बराबर प्लस माइनस 1 आ जाएगा। सही है, ये आ गया। ये है एकांक आवेश। ये इसे 1 कूलम आवेश भी कह सकते हैं। हाँ, इसे 1 कूलम आवेश भी आप कह सकते हैं। कूलम आवेश। तो परीक्षा में यही आएगा कि भैया कूलम का नियम लिखिए और इनके बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए और इसकी सहायता से एकांक आवेश अथवा 1 कूलम आवेश को परिभाषित कीजिए। तो आपको इतना करना पड़ेगा। अब इसके बाद इसकी परिभाषा बनेगी कैसे, ध्यान से सुनिएगा। देखिए हमने क्या लिया है? 2 समान परिमाण के सजातीय आवेश लिए, ठीक, और इन्हें मैंने मुक्त आकाश में एकांक दूरी पर रखा। इस कंडीशन में ये दोनों सजातीय आवेश एक दूसरे को 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं। इस कंडीशन में प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। ये परिभाषा है। क्या कहा? फिर से ध्यान से सुनना। मैंने क्या कहा कि ये देखिए, 2 समान परिमाण के विजातीय आवेश एकांक दूरी पर स्थित है तथा मुक्त आकाश में स्थित है तथा एक दूसरे पर 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन बल का प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। इस स्थिति में प्रत्येक आवेश को एकांक आवेश कहते हैं। ये परिभाषा लिख लीजिए इसको। परिभाषा एकांक आवेश की परिभाषा इसको लिख लीजिए। क्या है परिभाषा एकांक आवेश की? एकांक आवेश की परिभाषा क्या है कि जब 2 समान परिमाण के सजातीय आवेश मुक्त आकाश में, ध्यान रखिएगा पूरी कहानी किसके लिए है? मुक्त आकाश के लिए। मुक्त आकाश में एकांक दूरी पर स्थित हो, एकांक दूरी पर स्थित हो तथा एक दूसरे को
9 गुणे 10 की घाते 9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हो, प्रतिकर्षित करते हो, तो क्या आया, ये एकांक आवेश आ गया। तो प्रत्येक आवेश, भाई क्यों, ये भी है और ये भी है, तो प्रत्येक आवेश, तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है, एकांक आवेश कहलाता है। ये है एकांक आवेश की परिभाषा। अगर आपने यहाँ पे विजातीय लिया तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको आकर्षण लिखना पड़ेगा, बस हो इतना फर्क है, ठीक है। तो जब दो समान परिमाण के सजातीय आवेश मुक्त आकाश में एकांक दूरी पर स्थित होते हैं तथा एक दूसरे को 9 गुणे 10 की घाते 9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं, तो प्रत्येक आवेश को एकांक आवेश या एक कूलाम आवेश कहते हैं। ये कहानी है, ये है कूलाम का नियम, और ये पेपर में खूब आता है कि कूलाम का नियम लिखिए तथा मुक्त आकाश में दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले कूलाम बल की गणना कीजिए। ये है कूलाम बल मुक्त आकाश के लिए, ये है, ठीक ना, स्थिर वैद्युत बल या कूलाम बल, गणना कीजिए और इसकी मदद से एकांक आवेश या एक कूलाम आवेश को परिभाषित कीजिए। तो पहले आपको ये करना है, फिर ये परिभाषा बन जाएगी। ये हो गया आपका कूलाम का नियम पूरी तरह से कंप्लीट। मुक्त आकाश के लिए ध्यान रखना पहली कंडीशन है, इसको आप लोग लिख लीजिए क्योंकि आप सेकेंड पॉइंट लिखने वाले हैं। हाँ, ये एक पूरा प्रश्न कंप्लीट हो गया है। अब कभी कभार पूछता है कि अगर मुक्त आकाश ना हो, अन्य कोई माध्यम हो, लिखे हो ना, के का मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक ठीक है। हमने कहा कि भाई ये जो स्मॉल के आया है, आनुपातिक नियतांक आया है, इसका मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। मैंने नहीं कहा, कूलाम ने कहा होगा, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। के का मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे मुक्त आकाश में के का मान ये है, इसका मान ये है, तो हमने ये रख दिया। अगर मुक्त आकाश यानी वायु अथवा निर्वात के अलावा इन बिंदु आवेशों को हमने पानी में रख दिया, तब बल का मान बदल जाएगा। कांच में रख दिया, तब बल का मान बदल जाएगा। तब के लिए कूलाम का नियम क्या होगा, इसकी बात करते हैं। मुक्त आकाश के लिए है सेकेंड कंडीशन कि मान लो अन्य कोई माध्यम आ जाए, तब भाई अन्य कोई दूसरा माध्यम भी तो हो सकता है। अन्य माध्यम अथवा परावैद्युत माध्यम, ध्यान रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण शब्द है परावैद्युत माध्यम के लिए जो के का मान होता है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। फिर नॉट नहीं होगा, नॉट किसके लिए, जो शून्य किसके लिए है, केवल मुक्त आकाश के लिए है, वायु अथवा निर्वात के लिए बस। अगर अन्य कोई माध्यम आ गया तो इसका मान बदल जाता है। बात ये आती है कि ये एप्सिलॉन क्या था, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है। ये जो एप्सिलॉन नॉट है असल में, ये जो एप्सिलॉन नॉट है असल में, ये क्या है, मुक्त आकाश जिसे हमने कहा वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। जो एप्सिलॉन नॉट है वायु निर्वात की विद्युतशीलता है। अब माध्यम बदलेगा तो विद्युतशीलता बदलेगी, ठीक है। तो यहां पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, किसी माध्यम की विद्युतशीलता, किसी भी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, मुझे पता है आपको ये एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन समझ में नहीं आ रहा होगा, धीमे हम पढ़ेंगे, जानेंगे क्या चीज है। अभी आप देखते जाइए, बस हो गया,
ठीक ना, कि जब प्रश्न ये पूछेगा कि ये दो बिंदु आवेश किसी अन्य माध्यम में रखे हैं, किसी परावैद्युत माध्यम में रखे हैं, तब उस कंडीशन में आपको यहां से यहां तक तो करना पड़ेगा पूरा, फिर यहां से ये करना पड़ेगा आपको, फिर ये नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। जब बोलेगा कुछ नहीं बोलेगा, कूलाम का नियम लिखो, उसकी मदद से एकांक आवेश परिभाषित करो, तो आपको पूरा यही करना है जो यहां पे लिखा था। लेकिन जब बोलेगा अन्य किसी माध्यम में दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले कूलाम बल का नियम लिखिए, अब बल की गणना कीजिए, तो आपको यहां तक करना है, फिर इसके बाद आपको यहां पे आ जाना। समीकरण 1 हुआ ये, फिर इसके बाद आपको यहां पे आ जाना, फिर ये सब नहीं करना है क्योंकि ये मुक्त आकाश के लिए है और अन्य माध्यम के लिए, परावैद्युत माध्यम के लिए ये चीज रहा। ठीक है, तो यहां पे करेंगे किसी माध्यम की, ये जो एप्सिलॉन है वो किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। ठीक है, और एप्सिलॉन का जो मान होता है वो एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल के होता है। ठीक है, ये जो कैपिटल के है इसे ही माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। तो इस हिसाब से समीकरण 1 के पास जाओ तो, समीकरण 1 के पास जाओ तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 के पास F बराबर के का मान क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन, अगर इसको आप लिखते हो Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये एक चीज, अथवा आप ये भी लिख सकते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के, ये चीज इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये है कूलाम का नियम किसके लिए, अन्य किसी भी माध्यम के लिए। तो देखो यहां पे K का मान बदलता जाएगा, बल का मान बदलता जाएगा। ठीक है, अन्य किसी माध्यम के लिए, और ये केवल केवल किसके लिए, मुक्त आकाश के लिए है। तो प्रश्न अगर पूछेगा कि अन्य किसी माध्यम में रखे दो बिंदु आवेशों के लिए कूलाम का नियम लिखिए और उनके बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए, तो ये आपको करना है, ये करना है समीकरण 1 तक, और फिर ये करना है आपको अन्य किसी माध्यम के लिए या किसी माध्यम के लिए या परावैद्युत माध्यम के लिए, फिर आपको ये करना, फिर आपको ये नहीं करना है। ये कब करना है, जब कुछ भी नहीं बोलेगा या वायु अथवा निर्वात बोलेगा, ये मुक्त आकाश बोलेगा, तो फिर आपको यही करना है। ये हो गया कंप्लीट है। ठीक है, अब बल का मात्रक होता है भैया न्यूटन, तो ये न्यूटन मैंने लिख दिया। ये है सर जी पूरा कूलाम का नियम, ये है कूलाम का नियम, ये है कूलाम का नियम, नोट कर लीजिए। अब इसी में एक चीज और पूछ लेता है कि कूलाम का नियम लिखिए, चलो लिख डाले हैं। मेन आपको ये ध्यान रखना है ना, वायु निर्वात के लिए अगर स्पेशली पूछेगा अन्य किसी माध्यम के लिए, तब आपको ये सब करना है। बाकी ये है मेन फेयर काम आपका, ये है, ये मेन आपको ये ध्यान रखना, क्या F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। क्या है कूलाम बल, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है, वायु निर्वात की विद्युतशीलता है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। ये है कूलाम बल असल में वायु अथवा निर्वात के लिए। स्पेशल कंडीशन जब बोलेगा अच्छे से कि अन्य किसी माध्यम के लिए, तो ये है, बस कैपिटल के लगा देना है। देखो ये के है परावैद्युतांक, वायु का निर्वात का परावैद्युतांक यानी के का मान 1 होता है, तो ये अगर 1 है तो ये हट जाएगा, तो वही तो आएगा ना, समझे। तो ये वही चीज है, के का मान माध्यम पर निर्भर करता है, जैसे जैसे माध्यम बदलेगा के का मान बदलेगा, ये चीज है। ठीक है, अब इसमें एक प्रश्न और आता है कि कूलाम का नियम लिखिए तथा सदिश रूप में व्यक्त कीजिए। भैया बल एक सदिश राशि है, ये तो परिमाण हुआ, ये तो परिमाण हुआ, सदिश राशि है तो आपको दिशा भी तो बतानी पड़ेगी, सदिश रूप में व्यक्त करना पड़ेगा। तो अब हेडिंग डालना है कूलाम का नियम सदिश रूप में, 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 इसको मिटा दें, कूलाम का नियम सदिश रूप में,
कूलाम का नियम सदिश रूप में, देखिए ध्यान से, Q1 Q2 पर बल लगाता है और Q2 Q1 पर बल लगाते हैं। इस तरह दोनों या तो प्रतिकर्षित होंगे सजाती हैं, दोनों आकर्षित होंगे विजाती हैं, दोनों पर बल लगता है एक दूसरे के कारण। समझिए बात को। मान लीजिए Q1 ने Q2 पर बल लगाया, तो अगर दोनों सजाती हैं तो प्रतिकर्षण होगा ऐसे। तो यहां पर बल लगा है किस पर? Q2 पर। किसने लगाया? 1 ने। और ये हो गया वेक्टर रूप, ठीक ना। हम लोग अब सदिश रूप में लिखने वाले हैं। तो मैंने यहां पे क्या लिखा है? 2 1, 2 यानी दूसरे पर बल लगा और किसने लगाया? पहले ने। तो Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला जो बल है क्या हो गया? F21। सही है, यही ना, F21। हाँ, अब इसको लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये चीज है, ये सर ये चीज, ये आपको रट लेना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये चीज, ये इनटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर तो है, लेकिन ये 21 है, इस बार 21 है, ये है ना, ये चीज है R21। अच्छा, ये तो परिमाण हुआ। अगर बल सदिश राशि है तो परिमाण के साथ साथ हमें दिशा भी बतानी पड़ती है। तो ऐसा आपने कुछ पढ़ा होगा 11वीं क्लास में कि हम परिमाण में दिशा को भी शामिल कर दे लेकिन परिमाण ना बदले। पढ़ा है आपने? एकांक सदिश, याद आया? एकांक सदिश होता है, एकांक सदिश जिसका परिमाण केवल एक हो। एकांक सदिश का काम क्या है? दिशा बताना। तो केवल दिशा बताता है, परिमाण भाई 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, तो परिमाण तो बदलेगा नहीं, दिशा भी आ जाएगी। तो यहां पे मैंने इसको लिख दिया एकांक सदिश के रूप में R21 कैप। याद आया कैप? अरे यार, n कैप बराबर वेक्टर n बट्टे मॉड ऑफ वेक्टर n। याद आया? ये 11वीं की बातें हैं, एकांक सदिश इसे कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। ये है सदिश रूप में। इसी प्रकार भैया अभी क्या है? Q2 पर Q1 ने बल लगाया, इस ओर सजाती है प्रतिकर्षण। Q1 पर Q2 ने भी तो बल लगाया होगा। Q1 पर Q2 ने बल लगाया होगा, ये भी तो भागा होगा इस साइड। Q1 पर Q2 द्वारा लगने वाला बल, इसको मैं R कैप लिख दूं अब। और इस डायरेक्शन में जो दूरी हो जाएगी क्या हो जाएगी? 1 2 का कैप एकांक सदिश। तो देखिए मैंने क्या कहा भैया? Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल है ना, Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल F12 वेक्टर में। अब परिमाण क्या हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R12 का स्क्वायर। और यहाँ पे दिशा लगानी है तो R12 का कैप, R कैप। ये परिमाण हो गया, ये दिशा हो गया। समीकरण नंबर 2, ये है समीकरण 1 और 2 सदिश रूप में। कूलाम का नियम क्या? सदिश रूप, बस यही है। हाँ, इतने करना आपको कि कूलाम का नियम लिखिए, उनके बीच लगने वाले बल का गणना कीजिए और इसकी मदद से सदिश रूप में व्यक्त कीजिए। व्यक्त कर दिया। इसमें एक दो चीज और देखते हैं, आप ध्यान से देखो। ये जो F21 और F12 का जो परिमाण है इक्वल है, परिमाण तो सेम है, खाली क्या डिफरेंस है इनमें? दिशा में। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वल करना चाहूं वेक्टर रूप में तो मैं ये कर दूं भाई, अगर वो धनात्मक ऋणात्मक आपस में बराबर विपरीत है, आपस में दोनों बराबर हैं और विपरीत हैं, आपस में दोनों बराबर और विपरीत, यानी क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल आपस में बराबर और विपरीत होते हैं। अतः कह सकते हो कि कूलाम का नियम न्यूटन की गति के तीसरे नियम का पालन करता है। तो यहां से यह निष्कर्ष निकला कि कूलाम का नियम न्यूटन के गति के तीसरे नियम का भी पालन करता है। ये पहली बात आई
कि भैया न्यूटन के गति के तीसरे नियम का पालन यही करता है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम का पालन करता है कौन? कूलाम का नियम। पहली बात। दूसरी चीज देखें, ये जो बल लगा है इसी रेखा पे लगा है, इसी रेखा पे लगा है। क्या Q1 Q2 को इस ओर धकेलेगा? क्या Q2 Q1 को इस ओर धकेलेगा? नहीं। Q1 Q2 एक दूसरे को जब प्रतिकर्षित करेंगे तो अपनी रेखा में ही प्रतिकर्षित या आकर्षित करेंगे। यानी इन दोनों के बीच जो बल की दिशा है, दोनों बिंदु आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लग रहा है। केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लग रहा है। याद करो कूलाम के नियम, क्या आखिरी लाइन मिटा दिया मैंने, सॉरी। क्या था कि इसकी दिशा दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। अगर प्रतिकर्षण है तो बाहर की ओर और आकर्षण है तो अंदर की ओर। लेकिन देखो दोनों बिंदु आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही लग रहा है कूलाम बल। अतः कूलाम बल एक केंद्रीय बल है। सही है भाई, केंद्र से लग रहा है। कूलाम बल एक केंद्रीय बल है। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो ये पूरी कहानी है कूलाम के नियम, सूत्र, बल और बाकी सारी कहानी के अन्य माध्यम में हो तो क्या होगा, एकांक सदिश क्या होगा, सदिश रूप में क्या होगा, सारी कहानी कूलाम के नियम का यही है। और इन्हीं में से परीक्षा में कुछ ना कुछ घुमा के पूछ लेगा आपसे कूलाम का नियम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब थोड़े इनके मात्रकों की बात कर लेते हैं। देख लीजिए इसको। ठीक, अब इनके मात्रकों की बात कर लेते हैं। मात्रकों की बात कर लेते हैं। किसके मात्रक? आवेश की मात्रक की पढ़ चुके हो? आवेश का मात्रक की बात कर लेते हैं। भैया आवेश का मात्रक हमने पढ़ा है SI में क्या होता है? कूलाम होता है। हाँ अच्छा, ये पढ़ा तो है, कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। एक जो कूलाम है बड़ा मात्रक है। छोटे मात्रकों का भी इस्तेमाल करते हैं। तो जो छोटे मात्रक होते हैं तो ये लिख के आता है क्या? मिली कूलाम। मिली कूलाम, मिली कूलाम, मिली कूलाम कैसे लिखते हैं? ये स्मॉल m कैपिटल C, मिली कूलाम। तो एक मिली कूलाम में कितने कूलाम होते हैं? भैया जो मिली लिखा है ना, मिली की जगह आपको देना है 10⁻³ और फिर कूलाम हो गया। तो जहां मिली आएगा वहां पे 10⁻³ आपको लिख देना। मिली मतलब 10⁻³, फिर कूलाम की जगह कूलाम। इससे छोटा ही मात्रक है माइक्रो कूलाम। माइक्रो कूलाम, माइक्रो में ऐसे म्यू बना होगा, म्यू, और ये कैपिटल C। तो माइक्रो मतलब म्यू की जगह आप लिख देना 10⁻⁶ कूलाम, है ना। यानी एक माइक्रो कूलाम में 10⁻⁶ कूलाम होते हैं। माइक्रो यानी 10⁻⁶। अगला है नैनो कूलाम। नैनो कूलाम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं नैनो, फिर कैपिटल C। तो यहां पे नैनो यानी 10⁻⁹, फिर कूलाम मुझे कूलाम आ गया। देखिए ये मात्रक और छोटे होते जा रहे हैं, है ना। ये नैनो कूलाम हो गया। फिर अगला पीको कूलाम, इतना आपके लिए काफी है। पीको कूलाम स्मॉल p कैपिटल C। पीको यानी 10⁻⁻12 कूलाम। ठीक है। तो माइक्रो, मिली यानी 10⁻⁻3, माइक्रो 10⁻⁶, नैनो 10⁻⁹ और पीको 10⁻⁻12। मेन जो हमारा फिजिक्स में जनरली इन दोनों का प्रयोग ज्यादा होता है। जनरली इनका प्रयोग सबसे ज्यादा पाया जाएगा। आप देखना जितने प्रश्न होंगे अधिकांशतः इसका प्रयोग या इसका प्रयोग होगा।
ठीक है, ये है आवेश सॉरी कूलाम के छोटे मात्रक। एसआई मात्रक है सभी, एसआई। एक होता है सीजीएस में, सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है। मात्रक 1 नंबर का प्रश्न यहां से आता है, सीजीएस पद्धति मात्रक होता है। बच्चों सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक होता है स्थैत कूलाम, आवेश का मात्रक स्थैत कूलाम होता है, और एब कूलाम भी होता है, एब कूलाम। ठीक है, सीजीएस पद्धति में स्थैत कूलाम भी होता है और एब कूलाम भी होता है। स्थैत कूलाम स्थिर वैद्युत मात्रक के हिसाब से बताया गया है, और एब कूलाम विद्युत चुंबकत्व के आधार पर निर्धारित किया गया है। स्थैत कूलाम को फ्रैंकलिन भी कहते हैं, फ्रैंकलिन, कैपिटल एफ आर, है ना। तो सीजीएस पद्धति में स्थैत कूलाम भी है जिसे फ्रैंकलिन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, और एब कूलाम भी है। अब एक बात आती है, चलो ये सीजीएस पद्धति का मात्रक हो गया, वो एसआई पद्धति का मात्रक हो गया, इन दोनों में कोई संबंध भी है? अरे यार, जैसे आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था ना कि भैया 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, ये आपका एसआई पद्धति का मात्रक है, ये आपका सीजीएस पद्धति का मात्रक है। इसी प्रकार से एसआई पद्धति यानी कूलाम, सीजीएस पद्धति यानी स्थैत कूलाम या एब कूलाम में भी कोई संबंध होता है। यानी जैसे 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है, क्या 1 कूलाम यानी कितने स्थैत कूलाम, या 1 कूलाम यानी कितने एब कूलाम होता है? तो ध्यान रखना, 1 कूलाम, ये कैपिटल सी कूलाम, 1 कूलाम में 3 × 10⁹ स्थैत कूलाम होता है, स्थैत कूलाम होता है। खाली स्थान में कभी कभार ये पूछ लेता है कि भैया 1 कूलाम बराबर खाली स्थान स्थैत कूलाम, या फिर 1 कूलाम में बताओ कितने एब कूलाम होते हैं, एब कूलाम, कितने एब कूलाम होते बता देना, कितने? 1/10, 1 कूलाम में 1/10 एब कूलाम होते। ये है एसआई और सीजीएस का संबंध आवेश के मात्रक का, ये नोट कर लीजिए, ये महत्वपूर्ण है, ये आया हुआ प्रश्न, ये है आवेश का मात्रक। अब 1-2 प्रश्न करते हैं हम लोग, तभी अच्छा लगेगा आपको शायद। 1-2 प्रश्न करते हैं, ठीक, 2 प्रश्न करेंगे। एक प्रश्न मैं कराऊंगा और एक प्रश्न आपके लिए भैया होमवर्क है, इसका आंसर आपको ही देना है, कमेंट में दे सकते हैं आप। तो प्रश्न है पहला, लिखिए, प्रश्न है 2 ठीक एक समान के, 2 ठीक एक समान के, 2 ठीक एक समान धातु की गोलियों पर आवेश क्रमशः +40 म्यू कूलाम तथा -10 म्यू कूलाम है। क्या बोला है? 2 ठीक एक समान धातु की गोलियों पर आवेश क्रमशः 40 म्यू कूलाम तथा -10 म्यू कूलाम है। 2 धातु की गोलियां हैं जिसमें एक धातु गोली में 40 म्यू कूलाम आवेश है और दूसरी गोली में -10 म्यू कूलाम आवेश है, तथा इनके बीच की दूरी 2.0 मीटर है, 2.0 मीटर है। इनके बीच कितना, इनके बीच कितना तथा कैसा
बल लगेगा, कैसा बल लगेगा। चलिए इसको हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला काम, जब भी आप हल करें तो क्या क्या दिया है वो नोट कर ले। क्या क्या दिया है भैया? दिया है दो, ठीक, एक समान धातु की गोलियों पर आवेश क्रमशः है। भैया दो धातु की गोलियां हैं, दो धातु गोलियां हैं, इसको मैंने कह दिया आवेश Q1, इसको मैंने कह दिया आवेश Q2। इस पर कितना आवेश है? +40 माइक्रो कूलाम का। और Q2 पर कितना आवेश है? Q2 पर -10 माइक्रो कूलाम का आवेश है। इनके बीच की दूरी कितनी है? 2.0 मीटर इनके बीच दूरी। तो इनके बीच कितना बल लगेगा और कैसा बल लगेगा? तो पहले काउंट कर लेते हैं। दिया क्या क्या है आपके पास? Q1 है +40 माइक्रो कूलाम, +40 माइक्रो यानी होता है बच्चों 10⁻⁻⁶। अब बिच हमने बता के मिटाया है, माइक्रो यानी 10⁻⁻⁶, फिर C यानी कूलाम लिख दिया। फिर Q2 कितना है? -10 माइक्रो कूलाम, यानी -10 माइक्रो यानी 10⁻⁻⁶ कूलाम, माइक्रो यानी 10⁻⁻⁶। और दूरी यानी R दे रखा है 2.0 मीटर। बस निकाल लो कूलाम बल से। ध्यान रखना है कैलकुलेशन में आपको कहीं भी चिन्ह नहीं रखना है। ये चिन्ह क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? भाई इसमें ऋण आवेश है, इसमें धन आवेश है, बस। आपको कैलकुलेशन में कहीं भी चिन्ह नहीं रखना है। निकाल लीजिए बल क्या होता है? 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 बटे R²। जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ये वाला मान रखना है ना, 1/4πε0 का मान यही तो होता है। F बराबर 9 × 10⁻⁹। Q1 कितना है? 40 × 10⁻⁻⁶। Q2 कितना है? 10 × 10⁻⁻⁶ बटे R²। R कितना है? 2 स्क्वायर में। सॉल्व कीजिए। F बराबर मैंने कहा है ध्यान से, ये 10 की घात वाली जो चीजें हैं इनको आप अलग से सॉल्व कीजिए, बाकी जो बचे वाले हैं इनको अलग से सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻12 हो गया। क्या हुआ? 10⁻⁻12। फिर गुणे में है 10⁻9, है ना, आधार समान होते हैं तो गुणे में घातें जुड़ी जाती हैं। 10⁻12 और 10⁻9 कितना आएगा? 10⁻3 -3 आएगा, -12 और +9 -3 होगा। पहली चीज। दूसरी चीज यहां पे देखें 9, अच्छा यहाँ पे क्या 2 के स्क्वायर है? 2 के स्क्वायर को मैं 4 लिख सकता हूं क्या? हाँ लिख सकता हूं। 4 × 4 और यहाँ पे 4 दाम 40, 10 आएगा। ठीक है, 9 × 10 × 10 तो 10 दही है 100, और 100 × 9 यानी 900, 900 आ गया। ठीक है, F बराबर कितना है? 900। अगर मैं 10⁻⁻3 को नीचे ले जाऊं तो 10⁻+3 हो जाएगा। ठीक है, 900 और 10⁻3 यानी 1000। ठीक है, 2 शून्य से 2 शून्य मरा, 9/10 कितना होता है? 0.9 न्यूटन। 0.9 न्यूटन ये है दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल। ये कितना बल लगेगा? 0.9 न्यूटन का बल लगेगा। एक प्रश्न और, इसमें कैसा बल लगेगा? तो ये प्रश्न में ही है, एक धन आवेश है एक ऋण आवेश है, दोनों के मध्य आकर्षण बल लगेगा। तो बता देना यहाँ पे जो दूसरा आंसर है, कैसा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। ये हो गया सॉल्यूशन। ध्यान रखना है 10 की घाते वालों को अलग से सॉल्व कीजिए, बचे हुए को अलग से सॉल्व कर दीजिए, आखिरी में फिर आपको मिक्स कर लेना जहां जैसी व्यवस्था बनेगी आपको। ये है इसका हल। ठीक है, नोट कर लीजिए। एक प्रश्न हम आपको देते हैं, ये आपको स्वयं करना है, आपके लिए होमवर्क है। अगर आप चाहें आपसे हो जाए तो आप कमेंट करके इसका जवाब दे सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, 3 माइक्रो कूलाम के 2 आवेश वायु में
एक दूसरे से 0.15 मीटर की दूरी पर स्थित है। स्थित हैं तो उनके बीच लगने वाले कूलाम बल की गणना कीजिए। कूलाम बल की गणना कीजिए। ये बहुत आसान है। क्या लिखा है? 3 माइक्रो कूलाम के 2 आवेश हैं, यानी 2 आवेश हैं। ये आपके 2 आवेश हैं, Q1 है, Q2 है, और दोनों पर कितना आवेश है? 3 माइक्रो कूलाम का। कितना आवेश है? 3 माइक्रो कूलाम का। ये लिखा ना, 3 माइक्रो कूलाम के 2 आवेश हैं। ये दोनों आवेश समान परिमाण के हैं और इनके बीच दूरी कितनी है? 0.15 मीटर है। तो इनके बीच कितना बल लगेगा? निकालें यहां से। ये Q1 कितना हो जाएगा? 3 गुणे 10 की घाते -6। Q2 भी 3 गुणे 10 की घाते -6 और R का मान है 0.15 का स्क्वायर। हल कर लोगे, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, ये हो गया कूलाम के नियम से संबंधित कुछ प्रश्न भी। अब कूलाम के नियम की शर्तें एवं सीमाएं, हेडिंग डालिए कूलाम। ये आपको कमेंट करना है प्रश्न का हल करके। कूलाम के नियम की शर्तें एवं सीमाएं, कि भैया कूलाम का नियम कहां कहां आप लगा सकते हैं, उससे अलावा आप नहीं लगा सकते कूलाम का नियम। उसे कहते हैं शर्तें भी और सीमाएं भी। कूलाम के नियम की शर्तें अथवा सीमाएं। हेडिंग डालिए कूलाम के नियम की शर्तें अथवा सीमाएं। कूलाम के नियम की शर्तें कहिए या सीमाएं कहिए। सीमाएं। चलिए, पहला नंबर हमने देखा है कूलाम का नियम स्थिर आवेशों के लिए ही लागू होगा। गतिमान आवेशों पर कूलाम का नियम नहीं लगता। स्थिर वैद्युत याद आया? हाँ, तो पहला पॉइंट यही है कि यह नियम केवल स्थिर आवेशों पर लागू होता है या सत्य है। स्थिर आवेशों के लिए सत्य है, किताब में ऐसा लिखा है भाषा में। दूसरी चीज है कि हमने देखा है बिंदु आवेशों पर ही लगता है केवल, है ना। और 2 बिंदु आवेश, 2 से अधिक आवेश अगर हुए तो कूलाम का नियम वहां काम नहीं करेगा। हाँ, ध्यान रखिएगा। यह नियम 2, केवल 2, ये सही शब्द है, केवल 2 बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। केवल 2 बिंदु आवेशों पर लागू होगा। यही तो था कूलाम का नियम कि 2 स्थिर बिंदु आवेश, है ना, 2 स्थिर आवेश और बिंदु आवेश होने चाहिए। तीसरा और महत्वपूर्ण, ध्यान से, यह नियम अत्यधिक दूरी अथवा बहुत कम दूरी यानी 10 की घाते -15 मीटर से कम दूरी पर लागू नहीं हो सकता।
सकता है। बहुत ज्यादा दूरी होगा तो कोई आकर्षण प्रतिकर्षण होगा नहीं। अब बहुत कम दूरी, कितना कम दूरी, 10⁻15 मीटर से कम दूरी पर भी यह नियम लागू नहीं होगा। क्यों? ध्यान से, हमें एक चीज पता है भैया, ये परमाणु है, ये परमाणु है, अपरमाणु। अब परमाणु की त्रिज्या यानी परमाणु का जो आकार होता है वो 10⁻⁻10 मीटर का होता है। जो परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर का होता है। परमाणु के केंद्र में कौन बैठते हैं साहब? नाभिक। इस नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो 10⁻⁻15 मीटर की होती है। ठीक, और यहां पे क्या बात बोला गया है भैया कि 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी पर कूलाम बल नहीं लगेगा, कूलाम के नियम नहीं लगेगा, स्थिर वैद्युत बल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि नाभिक की त्रिज्या है 10⁻⁻15 मीटर, और ये तो नाभिक के अंदर की बात हो गई है। नाभिक के अंदर नाभिकी बल लगता है, यानी 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी पर नाभिकी बल काम करता है। समझो बात को, समझो आसान से। नाभिक के अंदर कौन होता है भाई? नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है, प्रोटॉन में धन आवेश होता है। अब देखो, नाभिक के अंदर ढेर सारे प्रोटॉन होते हैं, उनके परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या के आधार पे। मैं हीलियम की बात कर रहा हूं, सबसे छोटी बात कर रहा हूं। ये हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं ना, पता ना, हीलियम आपका जो होता है वो 2 4 होता है। ये 2 यानी क्या हो गया? प्रोटॉन संख्या। तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं। अच्छा, 2 प्रोटॉन यानी धनावेश होते हैं, और ये धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगर कूलाम बल लगेगा नाभिक के अंदर, यानी 10⁻⁻15 मीटर की दूरी से कम दूरी पर कूलाम बल लगेगा, तो प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होगा तो नाभिक फटेगा। अरे यार, नाभिक फटेगा तो हम तुम कहां रहेंगे? हम सब इसी से तो बने हैं, परमाणु से। अगर नाभिक फटेगा तो परमाणु खत्म, परमाणु खत्म तो हम सब स्वाहा, है ना? तो नाभिक स्थायी है, स्थायी है, यानी वहां पर कूलाम बल, स्थिर वैद्युत बल काम नहीं करता। क्या करता है? नाभिकी बल। नाभिकी बल एक मजबूत आकर्षण बल है। इसी कारण से वह क्या होता है? समान आवेशों, सजातीय आवेशों जिनके मध्य प्रतिकर्षण होता है, इनकी प्रकृति के विरुद्ध इनको जोड़ के रखता है। ये अंदर धनावेश है, प्रतिकर्षण होना चाहिए, यानी प्रकृति क्या है? प्रतिकर्षण की। प्रकृति के विरुद्ध इनको आकर्षित करके रखा, जोड़ के रखा है। नाभिकीय बल कूलाम बल से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी पर कूलाम बल काम नहीं करेगा। क्या करेगा? नाभिकीय बल। तो यहां भी कूलाम बल काम नहीं करेगा। करता तो भैया नाभिक नहीं होता, परमाणु नहीं होता, हम नहीं होता, तुम नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। बस ये है कूलाम के नियम की शर्तें अथवा सीमाएं। अगली और आखिरी आज के लेक्चर का, कि कूलाम के नियम का महत्व, कि भैया महत्व क्यों है ये, इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कूलाम्स लॉ। पहले ही बात ये है कि हमने देखा भी कि कूलाम का नियम किसने लाया था? कूलाम ने। कैसे लाया था? कई बार प्रयोग करके लाया था, यानी यह प्रयोगों से प्राप्त नियम है, प्रायोगिक नियम है। क्या है पहला पॉइंट? यह एक प्रायोगिक नियम है। यह एक प्रायोगिक नियम है। कैसे कह दिया तुमने भैया? प्रयोगों से प्राप्त है ये नियम, इसलिए एक प्रायोगिक नियम है। सेकंड पॉइंट हमने देखा है सदिश रूप में कि यह न्यूटन के गति के तीसरे नियम का पालन करता है ना? ये भी तो महत्व है कि यह न्यूटन की गति के तीसरे नियम का पालन करता है, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? हमने हेडिंग में दिखाया था कूलाम के नियम में कि कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी इसे कहते हैं। इसमें क्या हुआ कि ये नियम व्युत्क्रम वर्ग के नियम का भी पालन करता है। यह व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन
करता है। बात ये आती है कि भैया व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या है, तब से चिल्ला रहे हैं हम लोग व्युत्क्रम वर्ग का नियम, व्युत्क्रम वर्ग का नियम। क्या चीज है ये व्युत्क्रम वर्ग का नियम, क्या चीज है ये व्युत्क्रम वर्ग का नियम? हमने देखा था जो कूलाम बल है प्रोपोर्शनल है 1/r², क्या ना? जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी बल का मान कम होगा, इसे कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी बल का मान कम होगा, लेकिन कैसे? कैसे देखिए ध्यान से, अगर मैंने r का मान 1 रखा, रखो 1, तो बल का मान क्या हो जाएगा? मान लीजिए बराबर है ये, तो 1/1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 न्यूटन। अगर मैंने दूरी को 1 रखा, दूरी को अपन ने डबल कर दिया, कितना हो जाएगा बल? 1/r यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। बल का मान देखो ध्यान से, बल का मान देखो ध्यान से, क्या हो गया है? 1/4 गुना हो गया है, यानी दूरी को मैंने 2 गुना किया तो बल का मान 4 गुना कम हो गया है। अरे यार, नीचे वाली संख्या बढ़ेगी तो ये पूरे का मान कम हो जाएगा, कम हो गया। अगली चीज देखो, अगर मैं दूरी को 3 गुना कर दूं तो बल का मान देखिए ध्यान से, 1/3 का स्क्वायर 9। अगर मैं दूरी का मान 4 कर दूं तो बल का मान 4 का स्क्वायर यानी 1/16 हो जाएगा। देखो ध्यान से, दूरी को हम जितना बढ़ा रहे हैं, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, उसी के वर्ग गुना बल का मान कम हो रहा है। इसे कहते हैं व्युत्क्रम वर्ग का नियम। व्युत्क्रम क्यों? क्योंकि हमने दूरी बढ़ाया तो बल कम हुआ, इसे कहते हैं व्युत्क्रम। और वर्ग क्यों? जितना हमने दूरी बढ़ाया उसी का वर्ग गुना बल कम हो गया, इसे कहते हैं व्युत्क्रम वर्ग का नियम। अगर आप आधा कर दो, चलो उल्टा भी कर सकते हो आप, दूरी का मान आधा कर दो, दूरी आधा कर दो, तो यहां पे बल को देखो, 1/r², 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/4, 4 को ऊपर पहुंचा दिया हमने, 4/4। तो दूरी को हमने आधी किया तो इसका वर्ग गुना यानी 4 हो गया बल, 4 गुना बल बढ़ जाएगा। इसे कहते हैं व्युत्क्रम वर्ग का नियम, है ना? कि जैसे जैसे दूरी को हम लोग परिवर्तित करते हैं, जितना परिवर्तित करते हैं उसका वर्ग गुना बल का मान बदल जाता है। अगर दूरी बढ़ाओगे तो बल का मान उसके वर्ग गुना कम हो जाएगा, दूरी कम करोगे तो उसके वर्ग गुना बल का मान बढ़ जाएगा। इसे कहते हैं व्युत्क्रम वर्ग का नियम। आखिरी पॉइंट है कि यार देखो, कूलाम का नियम केवल 2 आवेशों के लिए है। हाँ, बिंदु आवेशों के लिए है, स्थिर आवेशों के लिए है, लेकिन 2 आवेशों के लिए है। ये एक आवेश हो गया सर जी Q1, ये दूसरा आवेश हो गया आपका Q2। केवल 2 आवेशों के लिए है, ठीक है, 2 आवेशों के लिए। अब मान लीजिए यहां कहीं पर एक तीसरा आवेश भी आ गया, चौथा आवेश भी आ गया, 10वां आवेश भी आ गया, तब इनके बीच लगने वाला बल जितना था, इसके ना रहने से, इसके रहने से भी उनके बीच लगने वाला बल उतना ही रहेगा। यानी किसी अन्य आवेश के आ जाने से 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल पर इसके आने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले कूलाम बल पर अन्य आवेशों के आ जाने से या अन्य आवेशों की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जितना इनके बीच बल लग रहा था, इसके आने के बाद भी उतना ही बल लगेगा। ये है महत्व नंबर 4। क्या हमने कहा कि सर जी 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल, लगने वाला कूलाम बल पर, लगने वाले लिख दो, लगने वाले कूलाम बल पर अन्य आवेशों की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता
है। चाहे 100 आवेश यहाँ आसपास हो, दो बिंदु आवेशों के बीच जितना बल लग रहा है उतना ही लगेगा। किसी अन्य आवेश के आ जाने से इनके बीच लगने वाले बल में इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस ये हो गया महत्व। इस प्रकार से बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में कुछ अगली चीज लाएंगे, नोट कर लीजिए। जय श्री राम।